हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट मंथन। आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री की पांचवी जो अध्याय है छठी क्लास की, जो कि मैंने एनसीईआरटी बुक से ली है, वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग राजा के बारे में पढ़ेंगे, अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जनपद और महाजनपद क्या होता है इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। होप सो कि आप लोगों को मज़ा आएगा। और ये जो है किसी भी एग्जाम में के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या कोई भी स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली लिया गया है। ठीक है, आप इसका पीडीएफ भी रेफर कर सकते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी के साइट पे अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी जो एनसीईआरटी की बुक में हमेशा दी रहती है, आज के हिस्ट्री के इस पांचवें अध्याय में यहाँ पे ये दिया गया है कि ये जब इसका नाम संकरण है एक लड़के का, ठीक है, तो ये इसके इनके बारे में बताया गया कि जिस एक दिन सो के उठते हैं तो देखते हैं कि इनके नाना नानी क्या है, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों जा रहे हैं, जल्दी जल्दी इसलिए जा रहे हैं कि आप लोग को पता होता है आज के दिन में क्या होता है, वोट डालने के लिए भीड़ तो लगती है, लाइन लगनी पड़ती है, तो क्या है, लोग जल्दी जल्दी सुबह उठ के जाना पसंद करते हैं कि जल्दी अपना काम निपटा के घर वापस आ जाएं। ठीक है, तो क्या है, वो उनके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे, तो शंकरन क्या है, जानना चाह रहा था कि आखिर वो इतने क्यों उत्साहित थे। ठीक है, नाना नानी जी से क्या है, उसने जल्दी से समझने की कोशिश की कि आज हम अपने शासकों का चुनाव कैसे करने जा रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा दिया हुआ है एक टॉपिक, बस इलेक्शन के बारे में, चुनाव वोट के बारे में, जो नाना नानी उससे जाते हैं, तो इसके बारे में जानने के लिए ये लड़का जो है शंकरन थोड़ा इंटरेस्टेड था। ठीक है, और जो वोट डालने जा रहे थे नाना नानी, वो भी थोड़ा एक्साइटेड थे वोट डालने के लिए। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलिए आगे देखते हैं कि ऐसा है कि कुछ लोग शासक कैसे बने, कुछ लोग राजा कैसे बने। ठीक है, तो अबाउट 50 ईयर्स पहले, मतलब 50 साल पहले क्या है, हमारे शासक का चुनाव हम लोग क्या है, मतदान मतदान जो हम लोग करते हैं, वोटिंग जो करते हैं, जो आज के टाइम में चल रहा है, वोटिंग से हम लोग अपने राजा या शासकों का चुनाव करते हैं। ठीक है, अभी तो राजा हटी, अभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब पोस्ट आ गए हैं, राजा बोल के कुछ नहीं है अभी। ठीक है, अभी हम लोग लोकतंत्र में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताता है कि बहुत पहले जो है, लोग जो होता है शासक कैसे बनते थे हमारे टाइम में। अभी तो हम लोग के टाइम में क्या है कि वोटिंग से शासक बनते हैं। ठीक है, रूलिंग पार्टीज के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो शासक बनते हैं अभी अभी के टाइम में। बट बहुत पहले कैसे बनते थे, ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया है, कुछ राजा जो है लोगों के द्वारा चुने जाते थे पहले। ठीक है, बहुत पहले, बट क्या है, अबाउट 3000 ईयर एगो, मतलब 3000 साल पहले, 3000 साल पहले क्या है, राजा बनने की जो ये प्रोसेस था उसमें कुछ चेंजेस आ गया। ठीक है, लोग क्या है, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करने लगे। ठीक है, राजा के रूप में जो प्रतिष्ठित हो गए, जो लोग यज्ञ करते थे वो राजा के रूप में पहचाने जाते थे या राजा बन जाते थे। उसमें से ऐसा ही एक यज्ञ है जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। ठीक है, इस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, रामायण भी अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें भी अश्वमेध यज्ञ हुआ था। ठीक है, अगर किसी को याद होगा, उसमें घोड़ा छोड़ते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कहानी होता है कि एक घोड़ा को एक कोई राजा क्या है, छोड़ेगा उसको। ठीक है, अपना विचरण करने के लिए इंडिपेंडेंटली, वो क्या है, स्वतंत्र रूप से घोड़ा अपना चढ़ता रहेगा, घास चढ़ेगा। ठीक है, और उस घोड़े को अगर कोई दूसरा राजा वहाँ रोक लेता है तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता है उसके साथ उस राजा को लड़ाई करना पड़ेगा, जहाँ तक वो घोड़ा
घूमता रहेगा या चढ़ेगा, वो एरिया अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा का हो जाएगा। अगर उस अश्वमेध करने वाला जो घोड़ा है ना, जो घोड़ा को छोड़ा गया चढ़ने के लिए, उस घोड़ा को कोई राजा अगर रोक लेता है, रोकने का मतलब हो गया अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा के साथ उसकी लड़ाई होगी, ठीक है। अगर कोई उसको नहीं रोक रहा है, ठीक है, अगर वो जाने दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसके बाद क्या, उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। कौन से राजाओं को? जिस राजा के एरिया में ये घोड़ा चढ़ के आता था, घूम के आता था, ठीक है। और यह यज्ञ विशिष्ट जो पंडित लोग होते थे ना, बड़े बड़े विद्वान पंडित, उसके द्वारा ये यज्ञ संपन्न कराया जाता था। इसके लिए क्या है, उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। किसको? जो राजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। और इस यज्ञ में जो भी है राजा को इनवाइट किया जाएगा, वो राजा क्या है, उपहार लेके आते थे, ठीक है। इन सभी आयोजनों में राजा का जो होता है मुख्य स्थान होता था। ये जो जितने भी अश्वमेध होंगे, यज्ञ होंगे, उसमें जो होता है, जो राजा होगा उसका मुख्य मतलब मेन पोजीशन उसका होगा। उसका सिंहासन जो होगा बाघ की खाल के एक विशेष आसन पे बैठाया जाता था उसको। बाघ का छाल, पहले तो बाघ का खाल होता था ना, उस पर सब जो राजा होते थे उनको बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में जो राजा सारथी होता था उसका, वही उसका सहचर होता था, ठीक है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय और बहुत सारे जो उसके गुण हैं, चाहे उसके बारे में विशेषता है, उनके बारे में वो गुणगान करता रहता था, ठीक है। राजा के जो सगे संबंधी है, खासकर उसके जो रानियां हो गई, उसके पुत्र हो गए, वो लोग भी कई कई छोटे अनुष्ठान जो होते हैं करते रहते थे। और अन्य सारे जो बहुत सारे जो इनवाइटेड राजा होते थे, वो सिर्फ यज्ञ में बैठेंगे, देखेंगे और जाएंगे, ठीक है। और राजा के ऊपर क्या है, पुरोहित जो होते थे, पंडित होते थे, पवित्र जल, जैसे हम लोग का पूजा होता है, तो अपने यहाँ जो भी पूजा होता है तो गंगा जल से छिड़काव करके कोई भी अनुष्ठान में जल छिड़कते हैं ना, उस तरह उस समय राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव पुरोहित करते थे, ठीक है। उसमें क्या है, विष और वैश्य जैसा जो नॉर्मल आदमी थे, वो लोग क्या है, उपहार लेके आते थे, गिफ्ट लेके आते थे, ठीक है। उसमें पुरोहित, जिसको क्या है, वैश्य और विष को पुरोहित शूद्र मानते थे, और उनको कई अनुष्ठान में नहीं भी बुलाया जाता था, ठीक है। वैश्य और विष को, जिसको वैश्य बोलो या विष बोलो एक ही है, ठीक है, उसको शूद्र मानते थे, उसको बुलाते नहीं थे कहीं भी अनुष्ठान में। आइए अब इसमें देखते हैं वर्ण विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो इसी समय में क्या है, जिस समय ये अश्वमेध यज्ञ वगैरह चल रहा था, इस समय में उत्तर भारत में खास करके क्या है, गंगा और यमुना वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे बहुत सारा जो ग्रंथ रचे गए थे, ठीक है। ऋग्वेद में रचने युगवेद बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। अच्छा, जो पहले ऋग्वेद आया उसके बाद में ये सब वेदों का रचना हुआ, इसलिए इसको उत्तर वैदिक यज्ञ मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य बहुत सारा ग्रंथ जो होता है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में क्या अलग अलग तरह का अनुष्ठान के बारे में लिखा रहता है, उसके समापन की बहुत सारी जो है रूल्स, विधियां बताई जाती थी, नियमों, क्या क्या सामाजिक नियम है उसके बारे में बताया जाता था, ठीक है। और इस समय क्या है, समाज कई ग्रुप्स में बटा हुआ था, जिसमें क्या हो गया, पुरोहित हो गया, योद्धा, किसान हो गया, पशु पालने वाला हो गया, बिजनेसमैन हो गया, जो शिल्पकार जो पत्थर का काम तराशने का काम करता था, जो मजदूर हो गए, मछली पकड़ने वाला हो गया, जंगल में रहने वाले हो गए, ठीक है। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा क्या था वैभवशाली थे, और कुछ किसान और व्यापारी भी धनवान हुआ करते थे इस टाइम में। दूसरी ओर क्या है कि पशुपालक हो गया, शिल्पकार हो गया, श्रमिक हो गया, मछली पकड़ने वाला हो गया, शिकारी हो गया, और भोजन जो संग्राहक थे वो लोग गरीब हुआ करते थे उस टाइम में। तो राजा और योद्धा जो होते थे वो लोग वैभवशाली भी होते थे और धनवान भी होते थे, किसान भी धनवान होते थे उस समय, ठीक है। तो पुरोहित जो थे उस समय, उन लोगों ने क्या किया, लोगों को 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 वर्ण में विभाजित किया उसको।
जो क्लासेस है उसको वर्ण बोला गया उस समय, ठीक है। 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसके अनुसार क्या है, प्रत्येक वर्ण का जो है अलग अलग कार्य डिवाइड कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था। जैसे कि पहला जो क्लास आया है वो था ब्राह्मण का, ठीक है। इसका काम क्या है, वेद का अध्ययन करेगा, अध्यापन करेगा, यज्ञ कराना हो गया, ठीक है। और जिसके लिए इनको क्या है, उपहार मिलता था। दूसरा हो गया, पहला तो हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया शासकों का था, दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है। पहला ब्राह्मण हो गया, दूसरा क्षत्रिय हो गया, ठीक है। इसमें शासक भी आते थे, ठीक है। क्षत्रियों का काम क्या था, युद्ध करना हो गया, लोगों की रक्षा करना हो गया, ठीक है। तीसरे स्थान पे क्या है, तीसरे स्थान पे विश्व वैश्व थे। इसमें क्या आ जाएगा, किसान आ जाएंगे, पशु पालने वाला आ जाएगा, जितने भी हैं व्यापारी आ जाएंगे, बिजनेसमैन इसमें वैश्य में आएंगे, ठीक है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ कराने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्ण में सबसे अंतिम जो था वो शूद्र था, ठीक है। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की जो है सेवा करना था, इन लोग उसका सेवा करेगा। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। उस समय का औरत लोगों का भी हालत बहुत खराब था, औरत लोग को भी शूद्र के समान माना जाता था। महिला और शूद्रों को वेद का अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था, वेद भी नहीं पढ़ सकते थे उन लोगों को, ऐसा था, ठीक है। और पुरोहित के अनुसार जो पंडित लोग थे, विद्वान लोग थे उसमें, उसके अनुसार क्या है, वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जैसे अगर आपका ब्राह्मण के घर में आप जन्म लिए तो आप ब्राह्मण हो गए, ठीक है। और अगर अछूत के घर में आप जन्म लिए तो आप अछूत वाले वर्ग में चले गए। जैसे कि ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, ठीक है। बाद में कुछ लोग को अछूत माना गया। अछूत वर्ग में क्या हो गया, शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, ये लोग थे, ठीक है। साथ में ही वे लोग भी आते थे जो उसमें जो सबको दफनाते थे, उसको जलाने का काम करते थे, उन लोग भी अछूत वर्ग में माने जाते थे। ऐसे लोग को जो है अपवित्र माना जाता था, उसके संपर्क में आना भी अपवित्र, उसके टच में आना भी, कांटेक्ट में आना भी अपवित्र माना जाता था। तो कई लोग क्या ब्राह्मण द्वारा इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किए, ठीक है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से भी श्रेष्ठ मानते थे। ओबियसली जो राजा रहेंगे वो किसी को अपने ऊपर कैसे रहने देंगे, वो तो राजा है, मतलब सबसे टॉप में है, ठीक है। कुछ लोग क्या है, जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे उस समय। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का जो अधिकार हो सबको होना चाहिए। अनुष्ठान भगवान का होता था, सबको करने का अधिकार हो, भगवान किसी का नहीं हो सकता है, ऐसा कई लोग सोचते थे। कई लोग ने क्या है, छुआछूत की जो आलोचना किया, क्रिटिसाइज किया इसको, ठीक है। इस महाद्वीप के वो जो पूर्वोत्तर वाला राज्य मतलब एरिया था, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इसमें क्या है, कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं जो है बहुत कम हुई। वहाँ पे लोग छुआछूत नहीं मानते थे, वहाँ पे कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव भी बहुत लिमिटेड था, ऐसा नहीं कि पुरोहित जो बोल दिया वही होगा, ऐसा नहीं था। तो ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जनपद के बारे में। जनपद क्या होता है, ये जो महायज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ाया था, ये महायज्ञ था। महायज्ञों को कराने वाला राजा अब जन का राजा नहीं होके अब क्या हो गया, जनपदों का राजा माना जाने लगा, ठीक है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ जो मेन उसका अर्थ होता है जनपद, मतलब होता है जन के बसने की जगह को जनपद बोलते हैं, ठीक है। और आगे इसमें जनपद कुछ देखेंगे आगे मैप में, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उसमें अभी हैं, इन लोगों ने क्या है, इन जनपदों की कई जो है बस्तियों की खुदाई वो लोग करवाए हैं अभी, ठीक है। जो तो इसमें क्या है, दिल्ली में पुराना किला हो गया, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर हो गया, एटा के पास अंतरंजी खेड़ा हो गया, ठीक है। इसमें से बहुत ऐसा जगह जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे खुदाई करवाए, ठीक है। तो खुदाई से क्या मालूम चला है, खुदाई से ऐसा मालूम चला है कि ये लोग जो है झोपड़ियाँ में रहते थे और मवेशी और जानवर को भी ये लोग पालते थे, गेहूँ उपजाते थे, चावल, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसा फसल ये लोग उपजाते थे, ठीक है।
और ये एक दूसर पात्र है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसमें। ठीक है, इसमें कुछ धूसर जो पीछे में दिखाया है, एक धूसर इस तरह का जो बर्तन होता है। ठीक है, इसमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। धूसर मतलब कलर एक तरह का मानिए उसको। और क्या है, इन पुरास्थल में जो ये सब जो साइट मिला है, आर्कियोलॉजी वाले लोग जो ढूंढे इस साइट में, इसमें से कुछ स्पेशल टाइप के बर्तन मिला है जिसे चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। कि जैसा इसका नाम से ही पता चल रहा है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, चित्रित दूसर पात्र। ये जैसे कि इसमें देखिए कुछ आर्ट बनाया गया है, डिजाइन बनाया गया है, ये दूसर पात्र है। ठीक है, इसमें क्या है, इस तरह के पात्र में मैक्सिमम क्या होते थे, थालियाँ हो गया, कटोरियाँ होती थी, ऐसे मिलती थी। ठीक है, या ये जो बर्तन है बहुत ही पतला होता था और सुंदर और चिकने था। ठीक है, इसका उपयोग ये लोग क्या है, खास मौके पर हो गया या बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों को खाना परोसने के लिए शायद किया जाता था। ठीक है, इसमें नॉर्मली क्या होता था, ये जो डिजाइन बना हुआ था ना, ये एक तो या तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होगा, या ये लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स में होंगे, कोई ज्यामितिक शेप में ये सब डिजाइन होंगे इस पे। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में। जनपद समझ में आ गया होगा, अब महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। करीब क्या है 2500 साल पहले कुछ जनपद जो हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, या तो वो बड़ा हो गया होगा या बहुत शक्तिशाली हो गया होगा, जिसको क्या है महाजनपद कहा जाने लगा। तो नेक्स्ट मैप में आपको मैं दिखाऊंगा बहुत सारे जो महाजनपद है उसके बारे में। तो महाजनपद की एक क्या होती थी, राजधानी होती थी। मैक्सिमम जो महाजनपद थी उसकी एक राजधानी थी। कई राजधानियों का क्या है कि किलेबंदी की होती थी, मतलब चारों से बाउंड्री की रहती थी। तो इनके चारों ओर क्या है, लकड़ी या ईंट पत्थर का ऊंचा ऊंचा दीवार बनाया गया होता था। तो ऐसा लगता है कि उसमें क्या होता होगा कि दूसरे राजाओं के आक्रमण के डर से सुरक्षा के लिए इस सब किले का ये जो किले हैं इनका निर्माण कराया गया होगा। कुछ राजा अपने जो है राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी क्या समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह के किले के अंदर जो रहने वाले लोग और उस क्षेत्र का जो नियंत्रण भी होता था, क्या होता था, कंट्रोल करना इजी हो जाता था, इसीलिए लोग किलेबंदी करते थे। तो बाहर के लोगों से कांटेक्ट टूट जाता होगा और लोग बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग बनाते थे। तो इस तरह का जो दीवार बनाने के लिए व्यापक क्या प्लानिंग की, मतलब लार्ज स्केल पे प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती थी, उसमें प्लानिंग करना पड़ता था। इसके लिए लाखों संख्या में ईंट लगना था, पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था, हजारों जेंट्स हो गए, लेडीज हो गए, बच्चे क्या है इसमें परिश्रम किए होंगे बनाने के लिए। इसके लिए संसाधन जो होता है, रिसोर्स, जैसे ईटा हो गया, सीमेंट हो गया, इस सब की जरूरत पड़ी होगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ जो महाजनपद का भी नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे कि देखिए बज्जी हो गया, अंग हो गया, ठीक है, राजगिरा हो गया, अवंती हो गया, ये सब कुछ महाजनपद है। ठीक है, देखिए अब क्या है, अब राजा लोग क्या था, अब सेना रखने लगा था, आर्मी रखने लगा था। पहले क्या था, राजा लोग आर्मी नहीं रखते थे, अपना सेना नहीं रखते थे। सिपाही को क्या रेगुलर क्या वेतन दिया जाने लगा और पूरे साल भर के लिए उन लोगों को रखा जाता था। ठीक है, कुछ भुगतान जो है या कुछ पेमेंट संभवतः जो है सिक्कों के रूप में होता होगा। ठीक है, सिक्का वो राजा लोग का अपना अपना कॉइन होता था ना। ठीक है, ये देखिए एक ये चित्र मिला है, यह चित्र जो है उत्तर प्रदेश, ये चित्र है, ये क्या है, किसका, आधुनिक उत्तर यूपी का है, इलाहाबाद के पास मिला है। इसमें ईंट का दीवार का जो है ये अवशेष है। इसका एक भाग का निर्माण क्या है लगभग 2500 साल पहले हुआ था। देखिए कितना खतरनाक इसका बाउंड्री वॉल किया गया है, बहुत ही दमदार। कितने लोग लगे होंगे इसमें, कितने खर्च हुए होंगे, कल्पना कीजिए तो कम ही पड़ेगा। देखिए टैक्सेस, अब आ गया कर। अब महाजनपद के जो राजा होते थे ना, वो बड़े बड़े विशाल किले बनवाते थे और बड़ा सेना रखते थे।
इसके लिए क्या उसको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती होगी, इसके लिए उनको क्या है एम्प्लॉय रखना पड़ता होगा। और महाजनपद के राजा लोगों द्वारा क्या है समय समय पर उपहार पर निर्भर ना रह के अब क्या है नियमित टैक्सेस वसूलने लगे। पहले क्या होता था जो खुशी से जो राजा को दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया। अब क्या होता है रेगुलरली किसानों से हो गया, लोगों से जो वहाँ के नागरिक थे उनसे टैक्स वसूला जाने लगा। ठीक है, देखिए इसमें से क्या है जो फसल पे लगाया जाने वाला जो कर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ पे किसान थे। उसमें टैक्स के रूप में क्या दिया जाता था, 1/6वां स्थान मतलब हिस्सा जो है कर के रूप में या टैक्स के रूप में निर्धारित या फिक्स किया गया था। ठीक है, जिसको इस टैक्स को क्या बोलते थे, भाग बोलते थे। जो कारीगर लोग थे उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया था। ठीक है, जो पढ़ाया क्या है नॉर्मली जो अपना लेबर वेज के रूप में वो लोग चुकाते थे। वो लोग तो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो वो लोग अपना लेबर करते थे, वहाँ पे काम करते थे उसके रूप में। जैसे कि एक बुनकर हो गया, एक लोहार हुआ, सोनार हो गया, राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था उन लोगों को। ठीक है, पशुपालक को क्या है जो पशु पालते थे उनको जानवर या जानवर से जो प्रोडक्ट मिलता था तो उसको राजा को देना पड़ता था। व्यापारी को क्या सामान खरीदने और बेचने पे टैक्स देना पड़ता था। जो आखेटक हो गए, संग्राहक हो गए, उसको जंगल से प्राप्त होने वाला जो चीज़ होता था वो राजा को देना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए कृषि में परिवर्तन। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस हुआ, तो इस टाइम में क्या है, इस जो टाइम पीरियड था इसमें क्या है कृषि का जो मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में दो बड़े बड़े चेंजेस आया। ठीक है, हल के फाल में क्या है अब लोहे का जो हल का जो फाल होता है ना जो नीचे ज़मीन के अंदर जाता है फाल, वो अब लोहे का बनने लगा था। ठीक है, अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में क्या है लोहा आसानी से जोता जा सकता था, जो कि पहले बहुत मुश्किल होता था, लकड़ी बार बार टूट जाता होगा। ठीक है, इससे क्या हो गया फसल की उपज बढ़ गई। अब लोगों ने क्या है धान का जो है पौधा रोपने का काम शुरू कर दिया था। ये दूसरा चेंजेस हुआ। पहला तो हो गया हल का जो है फाल में लोहे का आने लगा फाल। अब लोग क्या धान जो है रोपने लगा। ठीक है, अब पहले जो होता था खेतों में वो लोग बीज छिड़क के उपजाते थे। ठीक है, उससे धान का पौधा तैयार होता था। अब क्या है छिड़क देते थे। अभी क्या नॉर्मली बाद में जो चेंजेस हुआ उसके बाद क्या हुआ, बीज छिड़कने के बाद छोटे छोटे पौधे होते थे, छोटे छोटे पौधे को लोग वहाँ से उखाड़ के दूसरे खेत में जाके रोपने का काम करते थे। ठीक है, इससे क्या हो गया पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे सब जीवित रहने लगे, पैदावार अच्छी होने लगी। ठीक है, इसमें क्या कमर तोड़ परिश्रम लगता था, लेकिन ये काम ज़्यादातर कौन करता था, दास दासी और भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, खेतिहर मजदूर जिसको कमकार कहते थे। ठीक है, ये देखिए मगध के बारे में एक सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है, माइक्रो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मगध देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा, एक मगध बोल के एरिया है यहाँ पे। देखिए मगध महाजनपद था उस समय में। ठीक है, तो क्या बोलता है लगभग 200 साल के भीतर मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ क्या मगध से होकर बहती थी। ये यातायात हो गया, जल वितरण हो गया, जमीन उपजाऊ बनाने के लिए क्या होता था इम्पोर्टेंट था गंगा और सोन नदी। मगध का एक हिस्सा क्या जंगल से भरा पड़ा था। इन जंगल में रहने वाला हाथी को पकड़कर उसको ट्रेंड किया जाता था, जो इन लोग सेना के काम में लाते थे। ठीक है, वहीं यही नहीं जंगल से घर हो गया, गाड़ी हो गया, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलता था इस एरिया में। इसीलिए मगध उतना समृद्ध था और इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्या है लोहे का अयस्क भी मिलने लगा, खदानें मिलने लगी, जिससे कि औजार और हथियार बनाने के लिए काम आता था अयस्क से लोहा निकाल के। मगध का जो सबसे शक्तिशाली राजा था उसमें दो शक्तिशाली राजा का नाम बता रहा है, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, और जो जनपद है उसको जीतने के लिए लोग क्या हर संभव संसाधन ये लोग रिसोर्स को अपनाते थे। ये महापद्नंद और एक और महाशासक थे। महापद्नंद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे। उन्होंने क्या है अपने नियंत्रण क्षेत्र का
क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था, मतलब ईरान, यूनान, अफगानिस्तान उस एरिया में फैला दिया था। बिहार में एक राजगिरा जो थी, आधुनिक में जिसको नॉर्मली आज के डेट में उसको राजगीर बोलते हैं, कई साल तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। ठीक है, देखिए 2300 साल पहले की एक बात है। इंडोनेशिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, विश्व विजय बनना चाहता था सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, वो पूरी तरह सफल ना होने पे भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के ब्यास नदी के किनारे तक वो पहुंच गया था। ठीक है, और जब इसने मगध की ओर आना चाहा तो सिपाही ने इसका इनकार कर दिया। वो इस बात से क्या डर गए थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। ठीक है, अब एक बज्जी के बारे में बताया गया, ये भी महाजनपद है। ठीक है, एक मगध के बारे में पढ़ा, एक बार बज्जी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मगध एक शक्तिशाली राज्य तो बन ही गया था, इसके नज़दीक ही एक बज्जी था। ठीक है, बज्जी, और इसकी राजधानी क्या है? वैशाली। बिहार में वैशाली थी, वैशाली बोल के जगह है, आज भी है। ठीक है, ये इसकी राजधानी थी। यहाँ पे एक अलग किस्म का जो था रूलिंग सिस्टम था, यहाँ पे शासन व्यवस्था अलग तरह का था, जिसको गण संघ कहते थे। ठीक है, गण संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, ऐसा था। और ये सब क्या है, राजा विभिन्न जो अनुष्ठान होते थे, पूजा पाठ होते थे, उसको एक साथ करते थे। सभा में बैठ के बातचीत करना, बहस करना, तर्क वितर्क करना, उस जो होता है तर्क वितर्क के जरिए ये लोग तय करते थे कि क्या करना और किस तरह से करना है। शत्रुओं पर जो अटैक करना है, आक्रमण करना, उससे निपटने के लिए वो लोग मिलकर चर्चाएं करती थी। दास दासी और कर्मकार इन सभा में कभी भी हिस्सा नहीं लेते थे। देखिए, भगवान बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए। ठीक है, दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे, जो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य में क्या है, संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है बौद्ध साहित्य के बारे में, बौद्ध साहित्य में। ठीक है, बज्जी संघ का वह दीर्घ निकाय से लिए, बज्जी संघ यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, बहुत ही फेमस बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसमें क्या है, बुद्ध का कई व्याख्यान दिया गया है। यह इसे क्या है, करीब 2300 साल पहले लिखा गया है, बज्जी संघ। ठीक है, बज्जी संघ का वर्णन जो होता है दीर्घ निकाय जो लिखा गया है कब, 2300 साल पहले। देखिए, अजात शत्रु और बज्जी संघ। अजात शत्रु जो होता है बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री जो होता है वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। ठीक है, तो बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है और उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तो उसमें क्या पता चलता है, जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक क्या है, वे पूर्ण रूप से और नियमित रूप से सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे, पारंपरिक जो नियम है उसका पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करते रहेंगे, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे, तब तक क्या होगा, उन्नति करते रहेंगे बज्जीवासी। ठीक है, बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और तथा गांव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न क्या है, मातावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उसके आने या जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब अगर करेंगे तभी बज्जीवासी उन्नति करते रहेंगे। किनका कहना था? भगवान बुद्ध का कहना था। ठीक है, और आगे देखते हैं, जो कई शक्तिशाली राजा जो था, ये इन संघों को क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। इसके बावजूद क्या है, राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासक ने क्या है, गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उसको अपने राज्य में शामिल कर लिया। जो गुप्त शासक था, जिसका संस्थापक श्रीगुप्त था।
ठीक है, ये देखिए एक स्टोरी बताया गया है कि एथेंस और यूनान का एक स्टोरी बताया गया है कि लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक क्या बनाया था, शासन व्यवस्था बनाया था जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें क्या है, 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो क्या होता था, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे उन लोग डिसीजन लेने के लिए साल भर काम में जुड़े रहते थे और साल में कम से कम 40 बार सभाएं बुलाती थी। ठीक है, इन सभा में सभी नागरिक जो होता था भाग लेते थे। शासन के लिए नियुक्तियां, लॉटरी लगाई जाती थी, शासन कैसे कौन करेगा। सभी नागरिक को सेना और नौसेना में अपनी जो है सर्विस देना पड़ती थी, सेवाएं देना पड़ती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा मिला था। व्यापारी और शिल्पकारों के रूप में क्या एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशी को भी नागरिक आधार नहीं मिले थे। ठीक है, नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, एथेंस में जो है क्या है, खादान हो गया, खेत हो गया, घर और कार्यशाला में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। देखिए ये सेशन तो लगभग खत्म हो गया और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है जो सही गलत बताने के लिए बोल रहे हैं इसमें। तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाला राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। हाँ, इन लोगों को आमंत्रित किया जाता था। इन लोग बस बैठ के वहाँ पे यज्ञ देखते थे, इसके सिवा कुछ भी नहीं करते थे। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल छिड़काव करता था? नहीं। राजा के ऊपर कौन छिड़कता था? पुरोहित। पुरातत्वविदों को जनपद की बस्तियों में महल मिले? नहीं, यहाँ पे झोपड़ी मिले थे। ये भी गलत है। क्या चित्रित धूसड़ों पात्रों में अनाज रखा जाता था? नहीं, ये खाना खाने के लिए यूज होता था, खाना परोसने के लिए। महाजनपद में बहुत से नगर किलाबंद थे? ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया भरने के लिए। बढ़िए, महाजनपद का राजा, ठीक है, पशुपालक, कृषक, शिल्पकार, ये सब भरना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समाज के वे कौन समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? कौन थे? शूद्र और महिलाएं होती थी जो कि हिस्सा नहीं लेते थे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड बताया गया, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं कि नया शासक कब से, राजा का जो नेचर जो चुनने का कब से चेंज हो गया? 3000 साल पहले चेंज हो गया। महाजनपद कब आया? लगभग 3000 साल पहले आया। सिकंदर आक्रमण का कहाँ पे वर्णन मिलता है? दिघ निकाय का लेखन में वर्णन मिलता है जो कि 2300 साल पहले लिखा गया था। गण और संघों का अंत कब हो गया? 1500 साल पहले अंत हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे चर्चा करने के लिए दिया गया है कि महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनाया। आप लोग को मैंने डिस्कस किया है ये सब चीज़ों को। आज के शासकों को चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह अलग थी? उसमें देखिए अलग, अभी तो वोटिंग होती थी, अभी तो यहाँ अपने यहाँ वोटिंग होती है आज की डेट में, उसमें वोटिंग नहीं होती, तो उसमें राजा जो जीतते थे वही राजा बनते थे। ठीक है गाइज, तो थैंक यू गाइज, आज का सेशन इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।